अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, मैं ये तो कह सकता हूँ कि पेपरों के लिए ये इस तरह इम्पोर्टेंट है कि एमसीक्यूज़ इससे आ जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन हर टॉपिक अगर आप समझ रहे हैं उसके अंदर आपका इंटरेस्ट जब ही पैदा हो सकता है जब आप बोलें कि एप्लीकेशन क्या है उस चीज़ की। एप्लीकेशन कुछ नहीं है, एप्लीकेशन का मतलब है आपके पास ख़त। नहीं भाई, एप्लीकेशन का मतलब ख़त नहीं है। एप्लीकेशन का मतलब है इस्ते इस इस्तेमाल। अच्छा, इसको बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। इस्तेमाल, ठीक है, इस्तेमाल। अब कोई भी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये उसकी जो है वो आपके पास क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं, सर हम जो ये ग्राफ बनाते हैं ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, सर हम जो ये काम करते हैं ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, हम जो ये मैथ में पढ़ रहे होते हैं ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आपने जो हमें ये चार्ज का पढ़ाया है ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो देखो भाई, एप्लीकेशन जो है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, यानी जो आपने चार्जेस पढ़े हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। फ़ोटोकॉपी कराने गए हो कभी, ज़ेरॉक्स कॉपी निकलवाई है कभी आपने, तो ज़ेरॉक्स कॉपी में ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो पीछे काम कर रही होती है जिससे आपके पास जो है वो प्रिंट आ रहा होता है कॉपी के पेज के ऊपर, फ़ोटोकॉपी निकल रही होती है। देखा है ना, बिल्कुल एक्यूरेट। अगर नुक्ता कहीं पर लगा हुआ है पेज में तो वहीं पर नुक्ता आ रहा होता है फ़ोटोकॉपी होने पर। ऐसा तो नहीं है कि आपका नाम जो है वो असल चीज़ पर लिखा हुआ था फैज़ और फ़ोटोकॉपी होने के बाद हो गया फैज़ान, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। जो चीज़ होती है एज इट इज़ आ जाती है। कभी आपने किसी को स्प्रे करने वाली गन जो आती है उससे कभी किसी को स्प्रे करते हुए देखा है? ऐसा क्या मैकेनिज़्म उसमें काम करता है कि इक्वल कलर हो जाता है स्प्रे करने से। ऐसा नहीं होता कि कहीं ज़्यादा कलर हो कहीं कम कलर हो, बिल्कुल सेम कलर हो रहा होता है। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ें, फिज़िक्स में ख़ास तौर पर, मैथमेटिक्स में नहीं कह रहा हूँ, वरना मैथमेटिक्स में आप ये बात करेंगे तो टीचर के लिए थोड़ा सा जो है ना डिसअपॉइंटिंग रहेगा। तो जब भी आप फिज़िक्स में कोई टॉपिक पढ़ें हमेशा टीचर से एक सवाल ज़रूर कर लिया करें, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ इस्तेमाल होती है सर, ये बता दें। तो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहली एप्लीकेशन जो आपको गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विच आर गिवन बिलो। मैनी से क्या मुराद है कि बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको गिवन है, सम गिवन है, ठीक है, सारी नहीं दी हुई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो एक जनरेटर है, उसके अंदर भी आपके पास चार्जेस जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब देखें जनरेटर की जो वर्किंग है या जनरेटर के बारे में मैं इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी उसमें पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, तो इस चीज़ को उस चैप्टर के लिए रख लें, सिर्फ इस चीज़ को, बाकी समझा देता हूँ। सबसे पहला देखें ज़ेरॉक्स। तो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसी तरह लिखो, ज़ेरॉक्स। ज़ेरॉक्स कॉपी कह लो या ज़ेरॉक्स ग्राफी कह लो। अब ज़ेरॉक्स ग्राफी होती क्या है आपके पास, सबसे बड़ा सवाल तो आपका ये होना चाहिए कि सर ज़ेरॉक्स ग्राफी होती क्या है। तो ज़ेरॉक्स ग्राफी से आप बहुत ज़्यादा जो है वो फेमिलियर हैं, जिसे आप बोलते हैं आम ज़ुबान में फ़ोटोकॉपी, ठीक है, फ़ोटोकॉपी। अब ये होता कैसे है, फ़ोटोकॉपी की मशीन हम सब ने देखी है और हम सब ने कभी ना कभी फ़ोटोकॉपी करवाई ही होगी। अच्छा कॉपी पहले लिख दिया मैंने, ठीक है, फ़ोटोकॉपी। अब फ़ोटोकॉपी इसको नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है ज़ेरॉक्स ग्राफी। अब ज़ेरॉक्स ग्राफी शायद आपके लिए पहली बार हो, लेकिन इंडिया में अक्सर फ़ोटोकॉपी को ज़ेरॉक्स ग्राफी ही कहा जा रहा होता है और पाकिस्तान में फ़ोटोकॉपी कहा जा रहा होता है। जैसे इंडिया में बन को पाव कहा जाता है, पाव, ठीक है, पाव भाजी, लेकिन पाकिस्तान में बन कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान में गोल गप्पे कहा जाता है, गोलगप्पे खाए होंगे ना, और उन्हीं गोलगप्पे को इंडिया में कहा जाता है पानीपुरी, पताशे, और इस तरह के और भी नाम है, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, बिरयानी, पुलाव, इनके भी अलग अलग नाम है। हलीम तो हलीम ही है हर जगह पे, ठीक है, बिरयानी बिरयानी ही है।
तो ये ज़ेरोक्सग्राफी का मतलब होता है कि एक आपके पास कोई चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट की तस्वीर बनी हुई है, जब आप फोटोकॉपी मशीन में डालोगे तो यही तस्वीर एक्यूरेट आ जाएगी दूसरे पेज के ऊपर। तो इसके अंदर चार्जेस इस्तेमाल होते हैं इस काम को करने के लिए। इस काम को करने के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं? चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उस पेज पर आते हैं और आपका ये काम कर देते हैं कि इस चीज़ को उस पेज पर भी ले आते हैं। अब यही अगर आप हाथ से ड्रॉ कर लो तो कितना टाइम लग जाए और एक्यूरेट भी ना हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाए। लेकिन फ़ोटोकॉपी में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होती। अगर फेस लिखा हुआ है किसी पेज पे, अगर इसको 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1000 टाइम इसकी कॉपियाँ निकाल लो, तो हर पेज पे फैज़ ही लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी पेज पे फैज़ान, किसी पेज पे फ़याज़, किसी पेज पे जो है वो फ़ायज़ा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। हर पेज पे फैज़ ही मिलेगा। अगर यही काम आप अपने हाथों से करो तो हर बार आपको फ़ॉन्ट अलग अलग मिलेगा, हर बार आपको जो है वो राइटिंग में फ़र्क नज़र आ रहा होगा, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि फैज़ का फैज़ान या फ़राज़ हो जाए। एक चाइनीज़ एक्सपेरिमेंट है कि 20 लोगों को साथ खड़ा किया गया और एक सबसे पहली रो में सबसे पहले बंदे ने दूसरे बंदे को कुछ कहा। फॉर एग्जांपल उसने ये कहा कि मुझे चाय पसंद है लेकिन कम चीनी वाली, और फिर दूसरे बंदे ने तीसरे को ये बात बताई, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पाँचवें को, पाँचवें ने छठे को, और 19वें बंदे ने जब 20वें बंदे को ये बात बताई तो वो ये आई, मुझे पसंद थी चाय मगर चीनी कम के साथ, या कुछ और हो गया। तो इंसान से होती है मिस्टेक और बात आगे पहुंचती है तो गलतियां भी होती हैं। लेकिन ये फ़ोटोकॉपी बहुत एक्यूरेट काम करती है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्जेस मौजूद होते हैं। चाहो तो फ़ोटोकॉपी को डिटेल में भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशंस बतानी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं लेज़र प्रिंटर, ठीक है। लेज़र का प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, PRINTR। अच्छा, ये जो दौर है वो कौन से प्रिंटर का है? लेज़र प्रिंटर का है। लेज़र प्रिंटर से क्या मुराद है? लेज़र से तो आप यूज़ टू हैं, लेज़र लाइट। तो एक लेज़र लाइट निकलती है प्रिंटर से और वो दूसरी चीज़ को, एक चीज़ जो आपने डाली होती है उसको स्कैन करती है और दूसरी कॉपी पे उसका प्रिंट निकाल देती है। तो लेज़र की मदद से होता है। उस लेज़र में वो जो लेज़र आती है उसमें भी पॉजिटिव चार्जेस इंक्लूड होते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट, बहुत तरीके। ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है लेज़र का, किस तरह लेज़र लाइट आती है, प्रिंटर आती है, ये भी आगे मौजूद है। तो या उसमें भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग। इंकजेट का मतलब क्या है? इंक को जेक्ट किया जा रहा है, इंक को जेक्ट किया जा रहा है। जेक्ट मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ में इंजेक्ट बोलते हैं ना, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि उससे मतलब इंजेक्शन से मतलब यानी इंक डाल रहा है नसों में, नहीं। इंजेक्शन का मतलब है कि दवाई को इंजेक्ट किया जा रहा है, हाथों में अंदर नसों में डाला जा रहा है। तो इंजेक्ट का मतलब होता है डालना, इंक, और यहाँ पर इंक डाली जा रही है, तो इसलिए बोलते हैं इंजेक्ट प्रिंटर, जिसे आप बोल सकते हो प्रिंटर्स। अच्छा, प्रिंटर की थोड़ी सी स्पेलिंग सही करता हूँ, जिसको आप कह सकते हो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग भी कहा जा सकता है। तो इंजेक्ट प्रिंटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग हो रही होती है। अब आ जाते हैं स्मोक प्रिसिपिटेटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लींजिंग। क्लीनिंग नहीं है यहाँ पे, क्लीनिंग लिखा है लेकिन नीचे क्लेंजिंग लिखा होगा। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में डिटेल में नीचे पढ़ाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो स्प्रे पेंटिंग किस तरह काम करती है ये देख लो। स्प्रे पेंटिंग किस तरह काम करती है, सबसे पहले तो इस चीज़ को देख लो। एक स्प्रे गन आपके पास है। स्प्रे गन थोड़ी सी अलग किस्म की होती है, उसके अंदर पीछे जो है वो प्रेशर के लिए प्रेशर पंप लगाया हुआ होता है जो प्रेशर क्रिएट करता है। तो समझ लो ये गन का नोज़ल बना दिया मैंने, और ये गन बना दी मैंने, छोटी सी गन बना दी, ठीक है। एक्यूरेट तो नहीं बनी है लेकिन गन बना दी। इससे निकलना होता है कलर, ऐसे कर कर। कलर तो सीधा आना चाहिए लेकिन इसमें कलर सीधा नहीं आता, ऐसे कर कर आता है, ऐसे कर कर आता है, ऐसे करके कलर आता है, ऐसे करके कलर आता है, और वो जाके दीवार पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
यानी अगर आप चेक करें कि कलर कैसा हुआ है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कलर ज़्यादा हुआ है यहाँ पर कम, बिल्कुल इक्वल कलर दीवार पर हुआ होता है या जिस चीज़ पे आप करते हैं उस पर हुआ होता है। तो ये कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है कि उसके अंदर जो कलर होता है ना, कलर में सेम चार्जेस मौजूद होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हर तरफ पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है ना, रिपेल करते हैं। तो फिर जब वो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अब ये तो बिफोर है, बिफोर हिटिंग, ठीक है। अब आफ्टर हिटिंग का जिक्र करता हूँ, आफ्टर हिटिंग यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे कर कर आके दीवार पे चिपक जाते हैं, इक्वली चिपक जाते हैं। अगर इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद हो कलर में, सेम चार्जेस ना हो, अपोजिट चार्जेस हो, तो क्या होगा कि ऐसे आके जमा हो जाएंगे चार्जेस, एक जगह पे जमा हो जाएंगे चार्जेस सारे एक जगह पे। तो फिर आपको ना कलर ऐसा लगेगा उभरा हुआ आ रहा है। लेकिन सेम चार्जेस होने की वजह से क्या होता है कि इस तरफ आके पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ आके पॉजिटिव, इस तरफ आके पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो इस तरफ नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरह नेगेटिव दीवार पर आके चिपक जाते हैं। तो देखने में भी पता चल रहा है कि सेम तरीके से आके लगे हैं, और दीवार को अगर देखें तो भी पता चलता है सेम तरीके से आके दीवार पे जिस चीज़ पे आपने कलर किया उस पर लग जाते हैं। तो उस स्प्रे गन के अंदर भी आपके पास पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो मौजूद होते हैं या नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं तो रिपेल होता है। तो ये काम करता है। तो ये समझ में आ गया होगा, लिखा हुआ है द फ्रिक्शन दैट अकर व्हेन द स्प्रे एग्जिस्ट द नोजल, नोजल यानी इसका ये मुंह, इसे नोजल कहते हैं, गिव इट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसे इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलता है। यानी जब वो कलर है इस नोजल से निकलता है तो उसे चार्ज मिलता है। यानी फ्रिक्शन की वजह से मैंने बताया था ना, चार्ज हो जाता, क्रिएट हो जाता है। चार्ज करने के 3 तरीके पड़े थे, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन के ज़रिए से चीज़ को चार्ज किया जा रहा है नोज़ल में, और फिर क्या होता है, वो चार्ज जो है एक ही सेम चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज कह लो, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फिर दीवार पे लगने के बाद। ठीक है, तो ये इसको देख लेना, रिपेल लिखा हुआ है, ईच अदर। अब आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लींजिंग। तो देखो क्लींजिंग में यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं ये समझो। सबसे पहले डायग्राम मैं बना तो नहीं सकूँगा क्योंकि बड़ी मुश्किल डायग्राम है, टाइम लग जाएगा। फिर ये वैसे इसमें 12 मिनट हो गए, ये 15-20 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर हो जाएगा। दिखा के समझा देता हूँ, ठीक है, फोकस कर देता हूँ इस पर। फोकस नहीं करता ये। अच्छा देखो यहाँ पर आपको बराबर में पेज चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो प्रेसिपिटेटर क्या होता है। प्रेसिपिटेटर वो होता है जो कि पार्टिकल्स को जो है ना अब्जॉर्व करता है, पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेता है। वो प्रेसिपिटेटर आपके पास जो है वो कहलाता है पार्टिकल को बाहर निकालने वाला, यानी पार्टिकल को जो है वो बाहर निकाल लेता है, पार्टिकल को अपनी तरफ कर ले लेता है। होता क्या है, सबसे आगे लिखा होता है प्री फिल्टर। अब आपको पता है एयर आजकल कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एयर में बहुत हार्मफुल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो और डस्ट भी मौजूद होती है। तो अब उस एयर को क्लीन कैसे करें भाई? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से एयर को पकड़ा और कपड़े से साफ़ कर दिया, ऐसा तो कोई साफ़ करने का प्रोसेस नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि वो तो आपको नज़र भी नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा जो है वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर। तो करेंगे आप उसे कैसे साफ़, ये देखें। आप एक चीज़ बनाते हैं, चीज़ कैसे काम करती है, सबसे आगे उसके लगाते हैं, डायग्राम चल रही होगी बराबर में, देखो प्री फिल्टर। अब प्री फिल्टर क्या करता है आपके पास, अभी मैं गिर जाता, तो अभी प्री फिल्टर क्या होता है आपके पास, प्री फिल्टर से डस्ट अंदर दाखिल होती है, ठीक है, डस्ट अंदर दाखिल हो जाती है, कुछ वहीं पर रुक जाती है प्री फिल्टर में, कुछ आगे निकल जाती है, जो एयर होती है बहुत छोटी छोटी, क्योंकि एयर के अंदर भी पोल्यूशन चला जाता है और वो गंदी हो जाती है एयर। तो अगर पोल्यूशन खुद ही नीचे बैठ जाए तो मसला ही हल हो जाए, लेकिन वो खुद नीचे नहीं बैठता क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, अगर बारिश हो तो फिर पोल्यूशन कम हो जाता है। स्मोक भी इसी वजह से होती है क्योंकि एयर पोल्यूटेड हो जाती है। अब क्या होता है, एक आयोनाइजर लगा हुआ होता है। आयोनाइजर क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी आयोनाइज्ड कर देता है। भाई आयोनाइज क्या होता है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, एक एलिमेंट आपके पास है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो आयोन्स बन जाता है, ठीक है, आयोन्स जो है वो आपके पास बन जाता है। वो फिर क्या रहता नहीं है, वो आपके पास क्या बन जाता है, आयोन्स। याद रखिएगा, जब भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो आयोन्स बन जाता है।
और आयोन्स का जो यहाँ पर जिक्र है, या आइंस कह लो, बल्कि आयोन्स लिख दिया मैंने, आइंस बन जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट में जब भी एक आपके पास एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो आइंस बन जाएगा, या आइंस बन जाएगा। आयोन्स नहीं कहो, आइंस कह लो। केमिस्ट्री मेरी थोड़ी सी यहाँ वीक रहती है हमेशा, लेकिन फिर भी ये तो यहाँ पर केमिस्ट्री ही काम आ रही है। देखो तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव आपके पास लगा हुआ है ना, जो पॉजिटिव सर्कल बना हुआ है, ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और एक जगह पर जमा कर लेता है, और पॉजिटिव चार्ज को एक जगह पर जमा कर लेता है, और जो क्लीन एयर होती है ना उसे एयर फिल्टर से बाहर निकाल देता है। यानी देखो जो पार्टिकल्स थे ना, डस्ट के पार्टिकल्स, उसमें मौजूद थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हर चीज़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम से मिलकर बनती है। तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, डस्ट का जो पार्टिकल था वो वहीं पर फंस गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उससे गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ने जो आपके पास जो वो मौजूद था एटम, उसको अपनी तरफ खींच लिया, और साफ़ एयर, मतलब जितने भी पार्टिकल्स थे वो एक ही जगह पे फंस गए इसी तरह से, और साफ़ एयर बाहर निकल गई। फिर बताता हूँ, एयर में मौजूद थी डस्ट, डस्ट बनती है एटम से, एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इस आयोनाइज़र ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और चार्ज कर दिया एटम को, और उस चार्ज वाले पार्टिकल को एक तरफ जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अट्रैक्शन हो गई। इलेक्ट्रॉन एक जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए, आयोन्स बनने लग गए, तो चार्ज हो जाती है चीज़ और अट्रैक्शन बन जाती है। तो अट्रैक्शन हो गई यहाँ पर, और चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर जमा होना शुरू हो गई। और जब उसमें से पार्टिकल में अट्रैक्शन पैदा हो गई, पार्टिकल चार्ज हो गए, अट्रैक्शन पैदा हो गई, तो बस एयर फिर बाहर जा पा रहा है, ये पार्टिकल अंदर ही फंस रहे हैं। तो इसी तरह से फिर ये काम नीचे भी होते रहे। तो ये इस तरह से काम करता है। तो 16 मिनट लग गए, तो इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज अनदर नेम फॉर दीज टाइप ऑफ डिवाइस। इट इज़ पॉसिबल टू ionize the dust and smoke particles in the air by passing them through an electric cell, by bringing a charge collection plate into each the particles dust। तो इलेक्ट्रॉन जो है इन डस्ट से निकल गए, पार्टिकल क्या हो गए, पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाने की वजह से जो नेगेटिव प्लेट थी, जो नेगेटिव चार्ज प्लेट थी, उस पर जाके फंस गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो अब पार्टिकल क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस तरफ जाके फंसेगा, नेगेटिव प्लेट पे जाके, क्योंकि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस तरह से ये काम आपका हो गया। तो इस तरह से ये प्रेसिपिटेटर, तो याद रखना प्रेसिपिटेटर वो होता है जो पार्टिकल को बाहर निकाल दे, ठीक है। पार्टिकल्स को बाहर निकालने वाला उसे कहते हैं प्रेसिपिटेटर। और आयोनाइज़र वो होता है जो कि आयंस बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, ठीक है, आयंस बना लेता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर